इवनिंग चिल्ड्रन। तो हम लोगों ने सिंथेसिस जब शुरुआत की तो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़कर सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है वो हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़ के किससे जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ के हम लोग किस तरह से उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा। अब बारी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, यहाँ दो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रखे हैं। इसमें देखिए ही वेंट टू क्लिनिक, ये एक भाग है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये दूसरा भाग है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, और दोनों क्लॉजों को बिकॉज से जोड़ दिया गया है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ के हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और जिस सेंटेंस के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए या मेन क्लॉज कह लीजिए। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज, और दोनों को हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। उसके बाद इस सेंटेंस को देखते हैं। पीटर हु वाज प्लेइंग इन द जंपिंग कैसल, हु वाज प्लेइंग इन द जंपिंग कैसल, ये हु किसके लिए आया, पीटर के लिए। तो ये पीटर वॉज एक्साइटेड, ये भाग और ये भाग, ये दोनों भाग मिलके प्रिंसिपल क्लॉज बनते हैं। और चूंकि ये सेंटेंस पीटर के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज सब उसी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही बनते हैं। तो एक एक को हम लोग समझते हैं, हम लोग कहाँ कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे वो भी समझेंगे। और उसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन तरह के क्लॉज होते हैं, तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एक तो नाउन क्लॉज होता है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज होता है। तो बारी बारी से सबको समझते हैं कहाँ क्या कैसे हम लोग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमने कंजंक्शन पढ़ाते वक्त भी बताया था, लेकिन आज फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। जैसे टाइम बताने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे I saw the car, मैंने कार को देखा। I left the path, मैंने कार देखा, मैंने रास्ता छोड़ दिया। तो इसको जोड़ने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, when से जोड़ दिया, when I saw the car, I left the path,
लेफ्ट द पाथ। जब मैंने कार देखी मैंने रास्ता छोड़ दिया। ऐसे भी कर सकते हैं कि आई लेफ्ट द पाथ व्हेन आई सॉ द कार, वैसे भी लिख सकते हैं। प्लेस दर्शाने के लिए, प्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए वेयर या वेयर एवर। जैसे आई नो द प्लेस, चलिए, आई नो द प्लेस वेयर he has kept my book. I know the place where he has kept my book. तो where कंजंक्शन से हम लोग दोनों को जोड़ दिए। कॉज बताने के लिए, कारण बताने के लिए सिंस, बिकॉज या एज का प्रयोग करते हैं। जैसे है सी केम, सिंस या बिकॉज I had called her. बिकॉज लगा दिए, सिंस लगा दिए, तो सी केम बिकॉज आई हैड कॉल्ड हर। तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ के भी हम लोग कॉज बता सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं और कुछ कंजंक्शन देख लें, उसके बाद फिर आते हैं मेन चीज पे। तो पर्पस बताने के लिए, मतलब उद्देश्य बताने के लिए हम लोग इन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं। शो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीज दैट। जैसे एक सेंटेंस लिखे, वी ईट शो दैट वी मे लीव। हम भोजन करते हैं जिससे कि हम लोग जीवित रह सके। या एक सेंटेंस और देखिए, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट जल्दी करो, लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो इस तरह से सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट और दैट से हम लोग उद्देश्य को प्रकट करते हुए दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ देते हैं। रिजल्ट मतलब परिणाम को व्यक्त करने के लिए शो दैट, देखिए शो दैट यहां भी प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां शो दैट एक साथ प्रयोग हुआ है, ये शो दैट अलग अलग प्रयोग होते हैं। और सच दैट, जैसे रिजल्ट को बताने के लिए वर्क हार्ड, नहीं ये तो पर्पस के लिए हो जाएगा, पर्पस के लिए नहीं, ये तो उसके लिए हो जाएगा, रिजल्ट बताना है ना। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो कमजोर होने का फल है कि वह चल नहीं सकता। तो रिजल्ट बताने के लिए इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। कंडीशन बताने के लिए हम लोग इफ, सपोजिंग, अनलेस और प्रोवाइडेड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं
इफ यू वर्क हार्ड you will hit your target. अगर तुम कठोर मेहनत करते हो तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से पर्पस, रिजल्ट और कंडीशन के लिए हम लोग इन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं। नोट कीजिए और कुछ कंजंक्शन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में अब देखते हैं मैनर अर्थात ढंग को बताने वाले, ढंग को बताने के लिए किन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं। तो ढंग बताने के लिए हम लोग एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज इफ, एज दो, एज फार एज। जैसे ही स्कोल्ड्स मी, वह मुझे डांटता है, एज इफ ही इज माई फादर। वह मुझे डांटता है जैसा कि वह मेरे पिता हो। कंपैरिजन मतलब तुलना करने के लिए हम लोग एज का प्रयोग करते हैं, सो एज का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज as good as his sister is in English. वह भी इंग्लिश में उतना ही अच्छा है जितना कि उसकी बहन है। तो एज गुड एज से एज से प्रयोग कर देते हैं कंपैरिजन के लिए। सो एज का भी प्रयोग होता है लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए मतलब एक दूसरे का विरोध जताने के लिए हम लोग दो का प्रयोग करते हैं, ऑल्दो या हाउएवर। जैसे मान लीजिए दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि वह बहुत मेहनत किया, he failed, वह असफल रहा। तो इस तरह से दो वाक्यों को हम लोग इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को कहां कहां जोड़ सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लें, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब वो होता है जो अपने से पूरा अर्थ दे सकता है, वो क्लॉज या वो सेंटेंस या वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अपना अर्थ स्वतः कंप्लीट कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो सेंटेंस का वह भाग जो अपने अर्थ के लिए दूसरे भाग पर निर्भर करता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के जोड़ते हैं। और एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कंजंक्शन लिख के फिर डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं। तो अल्टीमेटली देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही आता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, कंजंक्शन, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा लिख सकते हैं जैसे इसमें इट इज सर्टेन, यह निश्चित है
that he will be late. यह निश्चित है कि वह उसे देर होगी। तो यहां देखिए, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसके साथ ये डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जैसे मान लीजिए दैट यू आर ड्रंक, aggravates your offense. यहां देखिए कंजंक्शन पहले ही आ गया, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले लगा दिया, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज और फिर उसके बाद आ गया मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कि तुम पिए हुए हो, यह तुम्हारी गलती को स्पष्ट जाहिर करता है। तो या ये तुम्हारे गलती को और भी मजबूत करता है। तो ऐसा हो गया इसका अर्थ। तो देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले लगा दें, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब ये है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही डिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसके साथ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हमने यहां लिख रखे हैं। उन सेंटेंसों को कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही मे बी इनोसेंट, वह अज्ञानी हो सकता है, वह नहीं। इनोसेंट का मतलब जिसकी जानकारी ना हो। ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, वह इनोसेंट हो सकता है, मैं नहीं जानता। तो इसको एक साथ जोड़ते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? आई डू नॉट नो वेदर। यहां वेदर का मतलब कि क्या से हो जाएगा? आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। तो आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। अब देखिए, ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगाने पर अगर आंसर निकलता है तो उसको हम लोग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो नहीं जानता, क्या नहीं जानता? कि क्या वो इनोसेंट है। इसका मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन आता है। इसका मतलब ये क्लॉज यहां पर नाउन जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए ये क्लॉज नाउन क्लॉज हो गया। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में तीन तरह के क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसी की जानकारी देने के लिए हमने ये सेंटेंसेस लिख रखे हैं। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है भाई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द गेम वॉज लॉस्ट, इट वॉज द कंसिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस। खेल में हार हो गई, यह उसकी लापरवाही का फल है, उसकी लापरवाही का फल है। तो इसको जोड़ते हैं,
द कंसिक्वेंस ऑफ his carelessness was, मतलब उसकी लापरवाही का फल था, क्या था? That the game was lost. उसकी लापरवाही का फल था कि खेल हार गए। तो ये वॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट, वॉज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो वॉज का ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, अर्थात ये भी नाउन क्लॉज है। तो ये भी नाउन क्लॉज है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ए फॉक्स वंस मेट ए लायन, एक लोमड़ी एक बार एक शेर से मिली। द फॉक्स हैड नेवर सीन ए लायन बिफोर, वह फॉक्स पहले लायन कभी नहीं देखी थी। तो इसको जोड़ते हैं। ए फॉक्स who never seen a lion before met a lion. एक लोमड़ी जिसने कभी शेर को पहले नहीं देखा था, वह शेर से मिल गई, लायन से मिल गई। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पूरे ये क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? फॉक्स के बारे में। फॉक्स एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन के बारे में ये क्लॉज बता रहा है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चौथा सेंटेंस देखते हैं। सी कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ए सेफ, वह एक सेफ में अपने गहने रखती है। दिस इज द सेफ, यही वह सेफ है। तो इसको जोड़ते हैं। दिस इज द सेफ where she keeps her ornament. ये वह सेफ है जहां वह रखती है अपने ऑर्नामेंट को। तो जहां वह अपने ऑर्नामेंट को रखती है, वो किसके बारे में बता रहा है? सेफ के बारे में, अर्थात नाउन के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, अब ये सेंटेंस देखते हैं। ही फ्लीड समवेयर, वह कहीं भाग गया। हिज परसूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, उसके पीछा करने वाले उसको, उसका अनुसरण नहीं कर सकते, उसका पीछा नहीं कर सकते। तो इसको जोड़ते हैं। ही फ्लीड, वह भाग गया। कहां भाग गया? वेयर हिज परसूअर्स could not follow him. तो ये जो पूरा सेंटेंस है, जहां उसके पीछा करने वाले उसका अनुसरण नहीं कर सकते, ये क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? फ्लीड के बारे में।
वर्ब के बारे में। तो वर्ब के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, और यहाँ ये पूरा क्लॉज इसके बारे में बता रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरह से हमने समझा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसमें 3 तरह के क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमने बताए हैं उनका प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हम लोग नाउन क्लॉज बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। और इसके ऊपर और जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लियर होगा, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर टुडे। आज इतना ही।